जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, आज हम इसका फर्स्ट लेक्चर जो है यानी कि चैप्टर 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह से आपको बताया गया है कि हम यूथा यू चार्ल्स मैरट की बुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं और उसी किताब को हम इस्तेमाल करेंगे लर्निंग के लिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में इसमें आपको बताते चलें, ये बुक का नाम है और इसके अलावा इसकी आउटलाइन कुछ इस तरीके से है कि एक पार्ट में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वो डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में जो है हम असेंबली लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 की जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन की आउटलाइन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बनाई है, शेयर की है और उसमें से कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं, वो भी हम साथ पैरेलली लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आज ये पहला चैप्टर है, पार्ट 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसमें एक्चुअली हम मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उनका सॉफ्टवेयर के साथ, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये चीज़ हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में देख रहे होते हैं। एंड व्हाट द कंप्यूटर डज, कंप्यूटर करता क्या है, व्हेन इट एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, और अपनी इंस्ट्रक्शन जो है वो कब एग्जीक्यूट करता है, कैसे करता है, ठीक है, और उसका फ्लो क्या होता है। ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो है, इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उसमें मेमोरी यानी कि एक माइक्रो सिस्टम पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से जो मेन एक्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं मेमोरी होती है। अब मेमोरी में भी उसकी सारी टाइप्स जो है तकरीबन ऑलमोस्ट आ जाएंगी। मेमोरी यानी कि रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। दूसरे नंबर पे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन इनकी, वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे। और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हैं जिसके साथ आके पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, और इसके अलावा जो है हमारा सीपीयू के सिस्टम यूनिट के अंदर रैम जहाँ पे लगती है, वो सारी पोर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल यानी कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है, यानी कि फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल, वो हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास अगली जो चीज़ है वो हम देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड एक्चुअली में क्या है, आपने एक सिस्टम यूनिट देखा होगा जिसमें क्या है, एक बॉक्स होता है और उसके अंदर जो है वो तमाम के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं मेन वो मौजूद होते हैं। तो सिस्टम यूनिट क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसके अंदर डेटा सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है, ये सिस्टम यूनिट, इसको हम मदरबोर्ड भी कहते हैं। और सिस्टम यूनिट जो है ये किस्म का प्लास्टिक का या कोई मेटल का एक डब्बा होता है जो अंदर वाले मदरबोर्ड उसके ऊपर लगे हुए सारे कंपोनेंट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और मोस्टली जो स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, प्रोसेसर, कार्ड, पोर्ट्स और कनेक्टर जो है वो सारे के सारे इसमें लगे हुए होते हैं। और इसके अलावा कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, वो इसके बाहर पोर्ट्स की मदद से जो है इनके साथ से जुड़े हुए होते हैं। अब दो किस्म के सिस्टम यूनिट्स हैं। एक टावर शेप में होते हैं लंबाई में, जो अक्सर आजकल जो है यूज किए जाते हैं मोस्टली। तो उसके साथ एलसीडी या मॉनिटर पड़ा हुआ होता है। और एक जो है बिल्कुल उसे क्या कहते हैं, जिस तरह से वो नहीं होता, बॉटम होता है, यानी कि एक टावर शेप का हो गया और एक दूसरा जिसके ऊपर हम मॉनिटर रख देते हैं, यानी कि लैंडस्केप टाइप का ना, इस तरह का एक होता है। और मदरबोर्ड क्या है, ये एक्चुअल में मेन बोर्ड है कंप्यूटर का, यानी कि ये है तो आपका एक्चुअल में कंप्यूटर है, अदरवाइज नहीं है। तो सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट बोर्ड होता है किसी भी सिस्टम यूनिट का, जिसके अंदर कम्युनिकेशन मीडियम
यानी कि जिसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी लगी होती हैं, और पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम इस मदरबोर्ड पे ऊपर होता है, यूं आप समझ लें। और ऑल कंपोनेंट्स वो सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं इस बोर्ड के साथ। तो मदरबोर्ड जो है ये डिफरेंट चिप्स होती हैं, चिप्स पर मुश्तमिल होता है। चिप क्या होता है? एक सर्किट बोर्ड कहते हैं, इसे पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है। और उसके ऊपर डिफरेंट आईसीज लगी होती हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं उसके अंदर लगे होते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और एक आईसी आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर के ऊपर मुश्तमिल होती है, और ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफिकेशन डिवाइस है, ठीक है ना, जो कि ओपन क्लोज, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, इस बुनियाद पे काम कर रही होती है, ठीक है। तो सीपीयू, रैम और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो नेक्स्ट ये देखें, एक डायग्राम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसमें एक्सपेंशन कार्ड और इसके अलावा एक्सपेंशन स्लॉट्स ये सारी लगी हुई हैं। मेन इसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे बताई गई है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेमोरी, कंप्यूटर, बाइट्स एंड वर्ड्स। अच्छा, बाइट्स क्या चीज़ है? अच्छा, ये एक मेमोरी का यूनिट है, इससे भी स्मॉलेस्ट यूनिट बिट है। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, ठीक है। इंफॉर्मेशन जितनी भी जो प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, वो एक मेमोरी में स्टोर होती है, जिसको क्या कहते हैं हम, जो मेमोरी कहलाती है, और उसको मेजर किस में किया जाता है? बाइट्स में किया जाता है। द मेमोरी सर्किट्स आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स दैट कैन स्टोर 8 बिट्स ऑफ डेटा। अच्छा जी, बिट स्टैंड्स फॉर, ये आपको जो नजर आ रहा है, ये बिट स्टैंड्स फॉर, पहला BI जो है ये रिप्रेजेंट करता है बाइनरी को, और आखिरी TS जो रिप्रेजेंट करता है ये डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो बाइनरी डिजिट है इससे मुराद, और 8 बिट मिलके बनाते हैं एक बाइट, और 4 बिट जो होते हैं वो कहलाते हैं निबल, ठीक है। और इसी तरह इसका जो यूनिट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो एक स्ट्रिंग जो है 8 बिट का, वो बाइट कहलाता है, और हर मेमोरी बाइट जो है वो एक स्पेशल नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है, जिसे हम एड्रेस कहते हैं, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास बाइट्स और वर्ड्स की अगर मजीद हम इसकी डिटेल देखें, तो डेटा जो स्टोर किया जाता है मेमोरी में वो बाइट्स में किया जाता है, और उसको हम कंटेंट्स भी बोलते हैं। द एड्रेस ऑफ मेमोरी बाइट इज फिक्स्ड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द एड्रेस ऑफ एनी अदर मेमोरी बाइट इन कंप्यूटर। तो जो मेमोरी के कंटेंट होते हैं वो बाइट आर नॉट यूनिक एंड आर सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज दे डिनोट द डेटा करंटली बीइंग स्टोर्ड। अच्छा, इसमें अब एक चीज आपको और नजर आ रही है यहाँ पे, वर्ड। वर्ड का जो साइज है वो डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट होता है, वर्ड का साइज, लेकिन इसके अंदर जो है 2 बाइट का एक वर्ड होगा, ठीक हो गया। यानी कि 2 बाइट का एक वर्ड होगा इस प्रोसेसर में, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट देख लेते हैं एक बार हम। बेसिक यूनिट ऑफ डेटा स्टोरेज, सबसे पहले बिट है। कंप्यूटर, हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डिजिट पे ही काम करता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज है। तो कंप्यूटर वर्क्स विद बाइनरी डिजिट, और इसके अंदर देख लें, बाइट कलेक्शन ऑफ 8 बिट, किलो बाइट कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स, इसी तरह मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट। इससे आगे भी और यूनिट्स हैं, ये आप देख सकते हैं कि योटाबाइट से आगे ब्रोंटो बाइट्स, जियो बाइट्स, फिर उसके बाद आगे अल्फा बाइट, क्रिया बाइट, क्रियाट बाइट, ये सारे के सारे जो हैं ये मेमोरी के यूनिट्स हैं, ठीक हो गया। तो इसके बाद आगे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए भाई, ये सामने आपको नजर आ रही है, ये मेमोरी के कंटेंट्स हैं, ये वाले जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो हैं ये मेमोरी के कंटेंट्स हैं। और शायद ये आपको जो चीज नजर आ रही है ये एड्रेस है। तो मेमोरी के अंदर जितने भी जो भी डेटा आता है उनको एक मखसूस किस्म का एड्रेस अलॉट कर दिया जाता है, यानी कि वो किसी ना किसी एक मखसूस मेमोरी के अंदर एक एड्रेस में आकर वो चीज महफूज हो रही होती है,
सेव हो रही होती है, और उसको उसको जब फिर वहां से फेच किया जाता है तो उसको दिए गए एड्रेस से जो है वो फेच किया जाता है। ठीक है। बिट पोजीशन, द पोजीशंस आर नंबर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट starting with 0. In a word, the bit is 0 to 7 from the low byte and the bit 8 to 15 from the high byte. मैंने पहले भी बताया कि वर्ड जो है यहाँ पे 2 बाइट का है, उसका जो पहली जो 7 पोजीशंस होंगी उनको लो बाइट कहा जाता है, क्योंकि आप उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो उसका लो ही मैग्नीट्यूड निकलेगा दूसरों से। तो हाई बाइट उससे अगले वाली जो है वो 7, 8 से 15 तक वो हाई बाइट होंगे। फॉर अ वर्ड स्टोर्ड इन मेमोरी, फॉर अ वर्ड स्टोर्ड इन मेमोरी इट्स लो बाइट कम्स फ्रॉम द memory byte with the lower address and its high byte is from the memory byte with the higher address. तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बिट पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्रामेटिकली बताया गया है। बिट पोजीशन 0 से यहाँ पे देखे, जाहिर सी बात है 2 की पावर 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या है आंसर 1 आएगा। 2 की पावर 1 2, इनको सब फिर ऐड करेंगे तो आप मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो ये देखिए ये 2 बाइट का 2 बाइट का एक वर्ड है। तो 0 से लेके यहाँ पे 7 तक इसका जो है लो बाइट कहलाएगा, और आगे जो है ये हाई। यहाँ तक आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले, फिर आगे उसका कैलकुलेट कर, तो इसकी जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हाई निकलेगा। ठीक है ना, ज्यादा होगा। तो ये 2 बाइट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बसेस की बात करते हैं। बसेस क्या चीज है? अच्छा भाई, अब जिस तरह से हमने बात की थी कि सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, और हर कंपोनेंट जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। अब वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, इसके लिए डिफरेंट पाथ बने हुए होते हैं, और वो पाथ एक्चुअल में क्या कहलाती हैं, वही बसेस कहलाती हैं। यानी कि आप प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विद memory and input output circuits by using signal that travel along set of wires or connection called buses कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? बसेस कहलाती हैं। 3 किस्म की मेन बसेस होती हैं, जिसमें पहले जो है वो एड्रेस बस कहलाती है, जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस लेके आती है, या उसे क्या कहते हैं सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है तो वो उस लोकेशन पे लेकर जाती है। तो ये जो है पहली एड्रेस बस, और फिर उसके बाद अगली जो है वो डेटा बस होती है। डेटा बस का क्या काम होता है? डेटा बस जो है वो लेके जाती है डेटा को, बाई डायरेक्शनल बस होती है। डेटा लेके भी जा रही होती है और डेटा को लेकर भी आ रही होती है। और इसी तरह जो है तीसरी कंट्रोल बस है। तो इसको मजीद हम जरा ब्रीफली देखते हैं। इसके अलावा भी इनकी मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। ये सामने आप बसेस देख रहे हैं। तो सीपीयू एबल टू कम्युनिकेट विद ऑल डिवाइसेस, उनसे क्या पड़ती है जरूरत? बसेस की पड़ती है। ये इलेक्ट्रिकल वायर का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन पाथ है डेटा ट्रांसफर का सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दौरान। तो ये डेटा को सेंड भी करती हैं और इनके जरिए डेटा जाता भी आता भी है सेकेंडरी स्टोरेज से। और कैपेसिटी ऑफ बस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेटा लाइंस, द अमाउंट ऑफ दैट डेटा दैट अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड द बस बैंडविड्थ। अच्छा, यानी कि अब इस यहाँ पे बस विड्थ की जो है डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड बस विड्थ कहलाती है। ठीक हो गया? क्या कहलाती है? यानी कि अमाउंट डेटा की मिकदार जो कि एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वो उसकी विड्थ कहलाती है। अब विड्थ आपको थोड़ा सा आगे जाके मजीद समझ में आ जाएगा। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 बाइट का डेटा ट्रांसफर होना है तो जाहिर सी बात है जो बस होगी उसके अंदर कितनी यानी कि 16 लाइंस होंगी, यानी कि 16 बिट्स वो एट अ टाइम लेकर जाएगी। इसी तरह अगर 4 बाइट का डेटा लेकर जाना है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। यानी कि 32 बिट्स हमें लाइंस हमें रिक्वायर्ड होंगी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो ये बस विड्थ से मुराद ये है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पॉइंट क्लियर होगा। इसी तरह सिस्टम बसेस जो हैं ये पार्ट है किसका? मदरबोर्ड का।
द स्पीड एट विच डेटा मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड द क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होती है, सबसे पहले क्लॉक को समझ लेते हैं। क्लॉक एक किस्म का एक सिग्नल है। सिग्नल जिस तरह उसकी एक सिग्नल यानी कि आपने देखा होगा कंटिन्यूअस वेव में कि सिग्नल क्या है, एक पल्स जनरेट, पल्स उसके अंदर क्या है, जब वो जनरेट होगी तो वन कहलाएगी। यानी कि डेटा की स्पीड एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाती है, बस क्लॉक स्पीड कहलाती है। ओवरऑल कंप्यूटर की सारी परफॉर्मेंस इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो बस क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ मेगाहर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है कि एक वक्त में जितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेगा हर्ट्ज की बात हो रही है, यानी कि मिलियंस ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में मिलियंस ऑफ साइकिल्स जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या मेगा हर्ट्ज कहलाते हैं। इसके बाद देखिए सिस्टम बसेस जो कंप्यूटर के अंदर हमें जिस तरह से नजर आ रही होती हैं, बल्कि जैसे जुड़ी हुई होती हैं, ये एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बताई हुई है। सीपीयू, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सीपीयू देखें, इसके अंदर ये देखिए तीन यहाँ पे एरोज हैं और तीनों जो हैं क्या है, बाई डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या है कि डेटा अगर कंट्रोल बस है तो वहां पे वो सिग्नल आ भी रहा होगा और जा भी रहा होगा। अगर यहाँ पे डेटा बस है तो डेटा आ भी रहा होगा और जा भी रहा होगा। और एड्रेस बस है तो एड्रेस यहां से जा भी रहा होगा और आ भी रहा होगा, ठीक है ना। इससे मुराद ये कैश मेमोरी के अंदर क्या है, जो कंट्रोल बस है उधर से सिग्नल सिर्फ कैश को मिलेगा ही, ठीक है ना। कैश इटसेल्फ कोई सिग्नल जनरेट नहीं कर सकते। सिग्नल जो है वो जनरेट करता है कौन, ओनली सीपीयू, ठीक हो गया। और इसी तरह जो डेटा बस है वो भी ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है, यानी कि डेटा लेके जाएगी भी इधर से और लेके आएगी भी। और इसी तरह यहाँ पे एड्रेस बस है, यहाँ से डेटा इधर कैश की तरफ एड्रेस जाएगा भी और आएगा भी, ठीक है ना। क्योंकि कैश के अंदर भी छोटी छोटी मेमोरी लोकेशंस है जहां पे क्या है, डेटा आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। इसी तरह मेन मेमोरी के अंदर कंट्रोल बस यानी कि सिग्नल इसकी तरफ आएगा ही, बाकी दोनों चीजें बाई डायरेक्शनल होंगी। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस, इधर इनको ये भी बिल्कुल सीपीयू की तरह ही है, यहां से सिग्नल जा भी रहा होगा और ठीक है। कंट्रोल बस यहाँ पे देखिए, कंट्रोल बस, डेटा बस और एड्रेस बस, इन तीनों का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, डेटा बस यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन बस है, ठीक है, जो कि यूज की जाती है डेटा बस। और इसके अंदर हम डेटा जो है वो जा रहा होता है। एड्रेस बस जो है यूज टू कैरी एड्रेस इंफॉर्मेशन, इट इज सेट ऑफ वाइड सिमिलर टू द डेटाबेस। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कनेक्ट होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से और किससे, मेमोरी से, ठीक है। क्योंकि इनका इनके साथ ही वास्ता होता है मोस्टली। द फॉलोइंग स्टेप्स टेक व्हेन सीपीयू नीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी। कहता जब इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर करनी है या ट्रांसफर इन आउट होनी है तो उसमें क्या स्टेप्स होंगे परफॉर्म। सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस, सीपीयू जो है एड्रेस बस को क्या देगा, एड्रेस देगा, जो उसको डेटा चाहिए होगा उस डेटा का एड्रेस होगा और वो जो एड्रेस है वो एड्रेस बस के ऊपर रखा जाएगा। द एड्रेस इज कैरिड टू द मेमोरी, वो मेमोरी तक पहुंचेगा, ठीक है। वो ये कैश मेमोरी भी हो सकती है, मेन मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। द डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्टेड एड्रेस टू फैच एंड प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। अगर इसमें से डेटा लेना है या इसमें से डेटा लेना है, वो किस पे रख दिया जाएगा, डेटा बस के ऊपर रख दिया जाएगा। द डेटा बस कैरीज द डेटा टू द सीपीयू, यहां से डेटा जो है किसके पास आ जाएगा, सीपीयू के पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी तरह द नंबर ऑफ लाइंस इन द एड्रेस बस डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ memory addresses. If the address bus has 8 lines, the maximum number of memory location that we addressed at 2 की power 8। यानी कि देखें अब यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है कि 8 लाइंस अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस जो है, यानी कि द नंबर ऑफ लाइंस इन द एड्रेस बस डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस। इफ एड्रेस बस हैव 8 लाइन, अगर 8 लाइंस है एड्रेस बस की, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी एक्सेस करेगा वो, 2 की पावर उसकी 8 कर दे, 256 जो है वो मेमोरी लोकेशंस जो है क्या करेगा, एक्सेस करेगा, एड्रेस करेगा। द कंप्यूटर यूज टूडे 32 बिट एड्रेस लाइंस मोस्टली जो है वो यूज कर रहे हैं। तो कंट्रोल बस का क्या काम होता है, ये डिफरेंट कमांड्स जनरेट कर रही होती हैं। जिस तरह से एक सुपरवाइजर नहीं होता, वो सब
चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है। आप ट्रैफिक सिग्नल की एक मिसाल ले लें, वहाँ पे वार्डन, ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है, वो क्या कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है कि कोई भी सिग्नल तोड़े ना या बदमस्ती ना फैले। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ये देख रहा होता है। इट यूजेस कंट्रोल बस टू सेंड मेमोरी रीड कमांड टू मेमोरी, यानी कि वो सिग्नल दे रहा होता है कि डेटा रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, ये सारी कंट्रोल बस की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो आगे जो है इसके अलावा द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल लाइक एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल जनरेट करना। द कंट्रोल सिग्नल कंटेन द फॉलोइंग टाइमिंग इंफॉर्मेशन, कमांड सिग्नल। टाइमिंग इंफॉर्मेशन कौन क्या होती है, वह इसमें जो है टाइम जो होता है कि वो टाइम जब एक डेटा या एड्रेस बस जो टाइम लगा रही है डेटा को, डेटा बस या एड्रेस बस को इस्तेमाल करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइमिंग इंफॉर्मेशन कहलाता है। कमांड सिग्नल क्या होता है, द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म, वो सिग्नल क्या है, कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि सपोज द सीपीयू गिव्स अ कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डेटा, कि वो डेटा क्या करना है, राइट करना है। द मेमोरी सेंड्स एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डेटा सक्सेसफुली। सीपीयू क्या करेगा, रिसीव द सिग्नल करेगा एंड देन मूव टू परफॉर्म सम अदर एक्शंस। ठीक है, सिंपल। अब कमांड कौन कौन सी होती है, मेमोरी राइट, यानी कि राइट डेटा टू गिवन लोकेशन इन मेन मेमोरी। ठीक है, और इसके अलावा मेमोरी को रीड करने की आईओ राइट, यानी कि राइट डेटा टू गिवन आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट रीड। ठीक है, ये सारी की सारी कमांड है, बस रिक्वेस्ट की, बस ग्रांट की, ये सारी की सारी कमांड और आगे पर्पस लिखे हुए हैं जो कि एक कमांड सिग्नल करती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप्स है एक्सपेंशन बस की। ये कौन सी बस होती है, दैट कनेक्ट, जो सीपीयू के साथ कनेक्ट होती है और पेरिफेरल डिवाइसेस से आ रही होती हैं। ठीक है ना, पेरिफेरल यानी कि माउस, कीबोर्ड, ये अटैच होते हैं एक्सटर्नली तौर पे जो कंप्यूटर के साथ। अब जाहिर सी बात है ये डेटा भी तो किसी के थ्रू आएगा ना, तो वो इसके लिए एक्सपेंशन बस होती है। एक्सपेंशन में टिपिकली 16 से 64 बिट्स वाइड होती है, इतनी लाइंस होती हैं इसमें, माउंटेड होती है किसके साथ, मदरबोर्ड के साथ। दिस बस इज कनेक्टेड सीपीयू टू एक्सपेंशन स्लॉट ऑन मदरबोर्ड टू विच एक्सटर्नल डिवाइसेस में बी कनेक्टेड। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा। आगे जो है फर्दर इसकी एग्जाम है, ISA बस होती है, यानी कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इट हैज बीन अराउंड सिंस 1984। इट वाज डेवलप्ड फॉर IBM पर्सनल कंप्यूटर। इट इज द मोस्ट कॉमन एंड स्लोएस्ट एक्सपेंशन बस। ठीक हो गया। और यानी कि ISA बस ट्रांसमिट 8 to 16 बिट्स एट वन टाइम, एक वक्त में जो है 8 या 16 बिट्स जो है वो डेटा ट्रांसफर कर रही होती है। तो इसमें माउस, मोडेम कार्ड, साउंड कार्ड और लो स्पीड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आर कनेक्टेड टू ISA बस डायरेक्टली और थ्रू ISA बस एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है PCI बस। ठीक हो गया, कौन सी बस, PCI बस। PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, ये भी डेवलप हुई थी यानी कि PCI वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मीट वीडियो डिमांड्स ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाई स्पीड 32 बिट टू 64 बिट बस होती है, 20 टाइम्स फास्टर देन है ISA, यानी कि प्रीवियस जो ऊपर हमने ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर देखा है उससे क्या है 20 टाइम्स फास्टर है। ये मोस्टली यूज होती है कनेक्ट CPU, मेमोरी और एक्सपेंशन बोर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने में। ठीक है, कौन कौन सी चीज को, जो मेन CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी रैम हो गई, और एक्सपेंशन बोर्ड को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये वाली PCI बस यूज हो रही होती है और मॉडर्न कंप्यूटर में ये आजकल पाई जाती है। फिर उसके बाद इसका एडवांस वर्जन आ गया PCI एक्सप्रेस, इसको PCIe बस भी कहा जाता है। ये भी एक एक्सपेंशन बस है दैट डबल द स्पीड ऑफ द ओरिजिनल PCI बस, उससे भी डबल, यानी कि वो 20 थी, अब ये समझ लो कि 40 टाइम उससे फास्टर है। ऑलमोस्ट जितने भी वीडियो कार्ड्स हैं, हार्ड डिस्क, नेटवर्क कार्ड में ये इस्तेमाल होती है। एक्सप्रेस कार्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ट्रेडिशनल नोटबुक, कंप्यूटर एंड टैबलेट PCs आल्सो वर्क्स विद PCI एक्सप्रेस बस।
it is thought that PCI Express bus will replace the PCI bus completely। ठीक हो गया। तो ये देखिए सामने आपको ये स्ट्रक्चर एक्सपेंशन बस का नजर आ रहा है, जहां जहां पे जोन सी बस इस्तेमाल हो रही है ये सारा का सारा यहाँ पे उसका उन्होंने दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो इसके बाद अगली एक बस की किस्म है AGP, यानी कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स बोर्ड। जो PCI हमने डिस्कस की है उससे भी ये फास्टर स्पीड है, ये डेडिकेटेड टू द एक्सेलरेशन ऑफ ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, यानी कि यहाँ पे आप कोई ग्राफिक्स से रेलिवेंट कोई आपकी डिवाइस कनेक्टेड है तो उसको कनेक्ट करने वाली जो है वो ये AGP बस यूज होती है। इट इज designed by Intel to improve the speed of 3D graphics and video transmit. It provides faster dedicated interface between the video card and memory. तो अब जो है PCI की जगह मोस्टली रिप्लेस हो गई है AGP बस, ठीक है ना, जो कि ट्रांसफर ऑफ वीडियो डेटा। अब USB बस आ गई यहाँ पे, Style Universal Serial Bus. It eliminates the need to install cards into the expansion slots. Many USB devices can be attached to computer with single USB port. USB buses are widely used to support high-speed scanner, printers, and video capturing device. ठीक हो गया USB। ये बसेस हमने देख ली है। The read the contents of memory location. The CPU places the address of the memory location. CPU क्या करेगा, एड्रेस जनरेट करेगा और एड्रेस बस को दे देगा और वो ले जाएगा मेमोरी की उस लोकेशन पे जो एड्रेस होगा, एड्रेस बस, और वहां से डेटा लेगा। डेटा लेने के बाद दोबारा फिर वो किसको डेटा बस के ऊपर रखवा कर CPU को भेज देगा और इसके अंदर कंट्रोल सिग्नल जो है वो दरकार होंगे जो कि इन्फॉर्म करेगा मेमोरी को कि हाँ भैया यहाँ पे एड्रेस आपके पास मौजूद है, एक आ रहा है एड्रेस, CPU ने भेजा है और वहां से डेटा उठाना है, लेकर जाना है। ठीक है ना, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होना है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ये कंट्रोल सिग्नल बताएगा। ठीक है ना, उसकी कंट्रोल बस के ऊपर सिग्नल जाएगा। द CPU सेंड्स द कंट्रोल सिग्नल ऑन द कंट्रोल बस। CPU जो कंट्रोल सिग्नल देगा, CPU जब एड्रेस जनरेट करेगा ना तो साथ ही वो कंट्रोल सिग्नल भी जनरेट कर देगा। एड्रेस जो है वो एड्रेस बस पे रख देगा और कंट्रोल सिग्नल जो होगा वो कंट्रोल सिग्नल के ऊपर, कंट्रोल बस के ऊपर रख देगा। तो इसी तरह जो है काम होता है। इसके बाद हमारे पास आ गया है माइक्रो कंप्यूटर का जो एक स्ट्रक्चर है, यानी कि बस का ही आप स्ट्रक्चर जो हमने अभी बसेस को डीपली देखा है। 8086 जो हमने प्रोसेसर यहाँ पे देखना है, उसके अंदर जो है पूरा बस का नेटवर्क कैसे बिछा हुआ है वो सारा का सारा माइक्रो कंप्यूटर का यहाँ पे बता दिया है। CPU से जो है यहाँ पे क्या है, एड्रेस बस के थ्रू इस मेमोरी के पास भी जाता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास भी जाता है। ठीक है, और जो दूसरा कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस से जो है सिग्नल जो है वो मेमोरी के पास भी जा रहा होता है, इनपुट के पास भी जा रहा होता है और CPU के पास भी जा रहा होता है। और जो डेटा बस होती है, डेटा मेमोरी से भी आ रहा होता है, IO से भी आ रहा होता है और इधर से CPU से भी आ जा रहा होता है। ठीक हो गया। अब ये सामने आपके एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये जनाब हमारा है इंटेल सीरीज का एक माइक्रो प्रोसेसर, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन है 8086 की। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रेफर करूंगा कि एक वीडियो मैं माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री पे बना रहा हूं, बल्कि बन चुकी है, ये लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में या फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो है इससे वो बना के उसका लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जो कि पूरा एक माइक्रो प्रोसेसर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल साबित होगा और पूरी जितनी भी हिस्ट्री अब तक आ चुकी हैं वो सारी की सारी जो है उसमें शामिल होंगी। तो ये सामने आपको 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है। तो कैसे ये काम करता है, तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, एक्चुअल में ये प्रोसेसर जो है इंटेल का, ये 8086 ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि ये कितनी है, यानी कि 2 बाइट का माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि 2 बाइट की इंस्ट्रक्शंस को एट अ टाइम ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसके अंदर 2 मेन यूनिट है, एक एग्जीक्यूशन यूनिट है और दूसरा बस इंटरफेस यूनिट है। अब
एग्जीक्यूशन यूनिट जो है उसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद है। इसी तरह बस इंटरफेस यूनिट जो है उसके अंदर ये तमाम चीजें, बस इंटरफेस नाम से पता चल रहा है ये जो सीपीयू से एक्सटर्नली साइड पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका इंटरेक्शन, उनके वहां से इंस्ट्रक्शन का अंदर दाखिल होने का जो मुकम्मल प्रोसेस है वो कहां पे होता है, वो बस इंटरफेस यूनिट में होता है। अब बस इंटरफेस यूनिट में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, इसमें रजिस्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं, और एक ये 6 मतलब ये क्यू है और कंट्रोल लॉजिक यूनिट है। ठीक है, तो सीएस कोड सेगमेंट ये रजिस्टर है, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और आईपी यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो कि बैरूनी साइड से आने वाली तमाम इंस्ट्रक्शंस को देखेगा। और ये सारे के सारे जो हैं ये ऑफसेट रजिस्टर भी कहलाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये ऑफसेट और सेगमेंट रजिस्टर का अगले चैप्टर में मजीद आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा कि ये कैसे मतलब के काम करते हैं, लेकिन ये आपने यहाँ पे इसको आपने ये ध्यान में रखना है कि ये सारे एड्रेस रजिस्टर है, ऑफसेट एड्रेस रजिस्टर है। ठीक है ना, यानी कि कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और इसके नीचे जो आपको ये नजर आ रहा है इसको बस कंट्रोल लॉजिक है, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी सबसे पहले तो इनके अंदर उस इंस्ट्रक्शन का क्या होगा, एड्रेस स्टोर होगा। ठीक है ना, जो बाहर से आने वाली एक्सटर्नल बस के थ्रू जो अंदर आ रही है इंस्ट्रक्शन उसका यहाँ पे क्या है, एड्रेस स्टोर होगा इन रजिस्टर्स में। ठीक है, फिर आगे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है इसमें एक रजिस्टर है कोड सेगमेंट। एक्चुअल में जो इंस्ट्रक्शन है वो आके उसका एड्रेस ये कोड सेगमेंट रजिस्टर में जो है वो महफूज होता है। यहां से फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, वो पॉइंट करता है उस इंस्ट्रक्शन को, उसके एड्रेस को, कोड सेगमेंट के एड्रेस को यहां पे क्या करता है, वो पॉइंट करके उसको लेके आता है इस वाले यूनिट में, बस कंट्रोल लॉजिक यूनिट में। यहां पे उसको क्या किया जाता है, डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के बाद इस क्यू में डाल दिया जाता है। क्यू में आके फिर वो वेट करता है। अब इंस्ट्रक्शन जो है वो 3 मेन काम करती है, यानी कि उनके ऊपर 3 मेन अमल होते हैं। नंबर 1 उसको क्या किया जाता है, फैच किया जाता है। फैच का मतलब लाना। फिर उसको डिकोड किया जाता है, जो कि डिकोड यहां पे हो जाती है। फैच यहां पे होती है, डिकोड यहां पे होती है। फिर उसको बाद यहां पे एग्जीक्यूशन के लिए यहां पे लेके आया जाता है इंस्ट्रक्शन क्यू में। यहां से फिर आगे वो एएलयू में भेज दी जाती है, वहां पे उसके ऊपर रेलिवेंट ऑपरेशन होता है, प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस जो भी होना है। और उसके बाद फिर जो है उसका जो रिजल्ट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक हो गया। यहां पे एएलयू के अंदर आती हैं, उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से मतलब कि सारे का सारा प्रोसेस यहां पे हो रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आपको, ये तो है बस इंटरफेस यूनिट, यानी कि सारा काम यहाँ पे ये होता है जो मैंने आपको भी बताया। और एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एक्चुअल में आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे। अब इसके अंदर भी रजिस्टर्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 रजिस्टर्स इसमें होते हैं। अकोमोलेटिव रजिस्टर, बेस रजिस्टर, कोड रजिस्टर, डेटा रजिस्टर, ठीक है, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, एसआई स्टैक इंडेक्स और डेटा इंडेक्स। सॉरी, मैं आपको एक चीज यहां से क्लियर कर दूं, मैंने पहले बताया था कि ये ऑफसेट रजिस्टर कहलाते हैं। नहीं, ये ऑफसेट रजिस्टर नहीं है, ये एक्चुअली मेमोरी के सेगमेंट रजिस्टर कहलाते हैं। ये सारे के सारे जो हैं सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। इसमें जो ऑफसेट रजिस्टर है ना वो सिर्फ ये आईपी है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ये ऑफसेट रजिस्टर कहलाता है। अच्छा, ऑफसेट में समझाता चलूं, मेमोरी के अंदर डिफरेंट लोकेशंस होती हैं। ठीक है, और मेमोरीज के जो है लोकेशंस के जो है वो सेगमेंट बने हुए होते हैं, और हर सेगमेंट का एक ना एक एड्रेस होता है। ठीक है ना, उसको हम सेगमेंट एड्रेस बोलते हैं। ठीक हो गया, क्या बोलते हैं, सेगमेंट एड्रेस बोलते हैं। और अब उसमें किसी भी मेमोरी के ऊपर, किसी भी मेमोरी सेगमेंट पे पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई एक नंबर, एनी नंबर दरकार होता है, कोई ना कोई एक नंबर रिक्वायर्ड होता है। और उस नंबर को फिर हम क्या कहते हैं, वो नंबर एक्चुअल में ऑफसेट नंबर कहलाता है। ठीक है, ऑफसेट यानी कि ऑफसेट नंबर क्या होता है, यानी कि लेट्स सपोज, मैं आपको बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा ना डायग्राम बना के इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से ये हमारी मेमोरी है, ठीक है,
अब मेमोरी के अंदर हमारे पास ये मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है, और ये जो है इस साइड पे ये सारे के सारे मेमोरी के एड्रेस हैं, यानी कि 0 से शुरू हो गए, 0 0 0 0 0 0 से शुरू हो गए, एफ एफ एफ, ठीक है, ये कोई ना कोई हमारे पास क्या है, एड्रेस है, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आई और उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है 100 कह लो, ठीक है, और ये समझ लो कि 100 200 300 400 और वो जो है 120 कह लो, ठीक है। अब इसमें 100 तो उसका सेगमेंट एड्रेस हो गया, ठीक है ना, सेगमेंट एड्रेस क्या हो गया उसका 100, ठीक है। अब उसको पहुंचाना किस पे, उसकी एक्चुअल में जो एड्रेस है उसका क्या है, वो 120 है, तो उसको पहुंचाना कहां पे है, 20 जो उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो फिर जाकर वो अपनी एक्चुअल जगह पे पहुंचेगा जहां पे जो है इंस्ट्रक्शन को हमें उठाना है, ठीक है, जहां से हमें इंस्ट्रक्शन को उठाना है। तो वहां से वो क्या करेगा, वो 20 जो हमने ऐड इसमें किया है सेगमेंट एड्रेस में, सेगमेंट एड्रेस का क्या है, वो 100 है, तो वो जो 20 ऐड किया, 20 जो था वो ऑफसेट नंबर था, यानी कि ऑफसेट एड्रेस था, ठीक है। तो वो जैसे ही ऐड करेंगे तो वो उसको एक्चुअल उसकी पोजीशन मिल जाएगी और वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो ये भाई इसका जो है तरीकाकार होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है यही ऑफसेट जो है वो ऑफसेट नंबर देता है, जो कोड सेगमेंट में एक इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो है वो पड़ा हुआ होता है, इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी से लेनी है हमने, ठीक है। इसमें जो है बस इंटरफेस यूनिट में जो ऑफसेट रजिस्टर है वो आईपी है, बाकी सारे सेगमेंट रजिस्टर है जिसके अंदर क्या है, डेटा का एड्रेस आके उसको कॉल करते हैं। और इसके बाद जो आगे है ये जो रजिस्टर है AX BX CX DX SP BP SI DI, ये सारे जर्नल पर्पज रजिस्टर कहलाते हैं, AX BX CX DX ये जर्नल पर्पज है, और बाकी जो SP BP SI DI ये जो रजिस्टर कहलाते हैं ये ऑफसेट रजिस्टर भी कहलाते हैं। अब सबसे पहले जो इसमें देख लें आप, AX रजिस्टर जो है ये अकोमोलेटिव रजिस्टर है, तमाम जितना भी प्लस माइनस के जो काम होने हैं, अरिथमेटिक काम होने हैं, वो इसमें होने हैं। बेस रजिस्टर जो है नाम से पता चल रहा है बेस एड्रेस से रेलिवेंट होता है, ठीक है। और CX जो है ये काउंटर रजिस्टर कोड रजिस्टर कहलाता है, जो कि लूप के पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और DX रजिस्टर जो है डेटा रजिस्टर कहलाता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के काम जो है वो यहाँ पे हो रहे होते हैं। SP जो है स्टैक पॉइंटर है, ये एक ऑफसेट रजिस्टर भी आप मैंने पहले भी बताया है। तो ये अगर स्टैक के अंदर डेटा मौजूद है तो उसके टॉप पे जो होगा उसके एड्रेस को ये क्या करेगा, रेफर करेगा। और जो बेस पॉइंटर है, पूरे स्टैक में अगर रैंडमली कहीं पे डेटा पड़ा हुआ है तो उसके लिए SP और BP दोनों मिलके वहां से डेटा जो है वो उठाएंगे। और इसी तरह SI जो है, ये वाले जो रजिस्टर हैं इनमें से जो है डेटा रजिस्टर जो है इसको जो है क्या करेगा, ये अपना ट्रीट करेगा, ये जो SI सोर्स इंडेक्स जो है, ठीक है, डेटा सॉरी ये अपना हाँ DS को जो है ये क्या करेगा रेफर। और इसके बाद जो DI है ये एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है यहाँ पे उसको ये करेगा। तो ये इनका तरीकाकार है सबका काम करने का, ठीक है। तो इसी तरह फिर आगे एक और इंटरनल बस है जो जिसने कनेक्ट किया हुआ है अपना इस वाले पूरे बस इंटरफेस यूनिट को इसके साथ, तो एट अ टाइम पैरेलली दोनों ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले जितने भी प्रोसेसर थे 8086 से पहले 8085 प्रोसेसर थे वो पैरेलली काम नहीं करते थे। पैरेलली का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है उसमें फैच डिकोड एग्जीक्यूट, पहले जो प्रोसेसर थे वो पहले एक इंस्ट्रक्शन के साथ जब ये कंप्लीट काम कर लेते थे फिर अगली इंस्ट्रक्शन को वो क्या करते थे, रेफर करते थे। लेकिन यहां से 8086 से ये काम शुरू हुआ कि यानी कि पैरेलली एग्जीक्यूशन होगी इंस्ट्रक्शन के साथ, यानी कि अगर एक इंस्ट्रक्शन ने फैच कर लिया, आगे डिकोड पे पहुंच गई है और फैच जो है वो खाली हो गई है स्लॉट, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन
को फैच कर लिया जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह वो अगली डी कोड उसने कर दिया है, डी कोड भी हो गया और आगे एग्जीक्यूट पे चलेगी ये पहली इंस्ट्रक्शन। तो जो इससे पिछली इंस्ट्रक्शन आएगी वो कहां पे आएगी, वो डी कोड पे वो आके अपना, यानी कि एक वक्त में जो है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये मतलब कि इस तरह से काम करता है। और इसके बाद ये बात आपने जहन में रखनी है, और ये इंस्ट्रक्शन क्यू है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये 6 लोकेशन ही क्यों है। ये एक्चुअल में क्या है, 6 बाइट की ये डेटा जो है वो ले रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन का साइज बड़ा हो, यानी कि 1 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हर सेल में आएगी, और फॉर एग्जांपल उसका साइज बड़ा है यानी कि 2 बाइट की है, तो फिर क्या है वो इन ये 2 स्लॉट्स को एक इंस्ट्रक्शन यूज करेगी। तो इसी तरह से ये पैरेलली काम हो रहा होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। और इसी तरह से ALU क्या है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे जो है जो भी काम परफॉर्म होगा, यहाँ पे ALU यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन, लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और नॉट, इस तरह के जो ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होते हैं ALU यूनिट के अंदर। फ्लैग रजिस्टर जो है ये स्टेटस रजिस्टर कहलाते हैं, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन के साथ क्या हो रहा है, पूरे प्रोसेसर का क्या स्टेटस है, उसको सारे को सुपरवाइज करके उसके जो सिग्नल्स जो है वो एक वक्त में जो है वो ये बता रहा होगा कि किस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट के जरिए आप अपने पॉइंट्स क्लियर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बार बार ये बता रहा हूं कि इन्हीं में से आपका जो एग्जाम है वो सेट होगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन है तो आप यहां से कमेंट के जरिए मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज में 808 माइक्रो प्रोसेसर जो भी हम देख के आए हैं उनके जो मेन कंपोनेंट्स, यानी कि वो आपको चीजें मैंने समझा दी हैं कि एक एग्जीक्यूशन यूनिट होता है, एक बस यूनिट होता है, इनके पास इंटरफेस यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या हो रहा है, द पर्पस ऑफ यू टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, सारी एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। ALU होता है जो कि अरिथमेटिक, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और एंड और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। और डेटा जितना भी होता है ऑपरेशंस के दरमियान वो स्टोर हो रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, और वो डेटा साइड सी बात है, जो ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं पहले किसी ना किसी, जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम किसी ना किसी चीज़ के अंदर डेटा को पहले रखते हैं, यानी कि वेरिएबल डिक्लेयर करवा के। तो इसी तरह जो है अगर हम लो लेवल की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो डेटा को पहले किस में, रजिस्टर्स में क्या करवाया जाता है, स्टोर करवाया जाता है। तो वहां से फिर वो लिए जाते हैं। तो यहाँ पे EU के अंदर 8 रजिस्टर होते हैं, 8 रजिस्टर जो मैंने पहले बताए थे, AX, BX, CX, DX, SI, DI, सोर्स इंडेक्स, डेटा इंडेक्स, ठीक हो गया। यानी कि ये पीछे हमने देखे हैं, बेस पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, ये सारे जो मैंने कहा था कि ये ऑफसेट रजिस्टर है, ठीक है। इसके अंदर टेम्पोरेरी रजिस्टर्स भी होते हैं जो कि ऑपरेंड्स को होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ALU के लिए, फ्लैग रजिस्टर के लिए, जो कि इंडिविजुअली बिट्स रिफ्लेक्ट करते हैं रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। यानी कि इसको मजीद हम आगे चैप्टर आएगा फ्लैग रजिस्टर का, वहां पे मैं आपको मजीद इसका कॉन्सेप्ट दूंगा। लेकिन फिलहाल इसको आप इतना ही याद रखेंगे कि स्टैक अपना फ्लैग रजिस्टर का काम क्या है कि सिग्नल्स मॉनिटर करना, पूरे वर्किंग को मॉनिटर करना, ठीक है। तो ये भाई एग्जीक्यूशन यूनिट का जो है वो काम था। इसके बाद हमारे पास बस इंटरफेस यूनिट है, ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन EU एंड द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि एक्सटर्नली तौर पे जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके साथ ये कम्युनिकेशन कहलाता है। तो BIU रिस्पॉन्सिबल होता है एड्रेस को ट्रांसमिट करने का, एड्रेस को ट्रांसमिट करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है और कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है बसेस के थ्रू। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट है। इनमें एक IP एड्रेस है जो कि कोड सेगमेंट के साथ क्या कर रहा होता है, इनके अंदर जो भी डेटा होता है उसको पॉइंट आउट कर रहा होता है, उसके एड्रेस को देख रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो बाकी ये रजिस्टर आपको नजर आ रहे हैं, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इसके लिए ये वाले रजिस्टर यूज हो रहे होते हैं, SP, BP, SI, DI, ठीक हो गया। तो ये तो आगे फिर जो एक्सटेंशन पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द EU, ये जर्नल सी उसकी डेफिनेशन है। लेकिन उसमें इस आर्किटेक्चर में क्या काम है कि IP जो है वो देख रहा होता है किसको, कोड सेगमेंट को।
और समझ। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया है इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। ये एग्जीक्यूशन साइकिल है, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन साइकिल। व्हाइल द ईयू इज एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, द बीआईयू fetches up to 6 byte of the next instruction and places them in the instruction queue। इसमें अब ये वाली बात है, ये 6 बाइट का ये होता है और इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं एट अ टाइम, और उनके साथ जो है वो फैच डिकोड एग्जीक्यूट हो रही होती है, इस क्यू में पड़ी हुई होती है इंस्ट्रक्शंस। डिकोड होने के बाद केस के ऊपर करना अब क्या है। मशीन इंस्ट्रक्शंस क्या है, द ऑप कोड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन। ऑप कोड जो है असेंबली लैंग्वेज जितनी भी है उसके अंदर छोटे छोटे सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उन सिंबल्स को क्या कहा जाता है, ऑप कोड कहा जाता है। द ऑपरेंड्स आर ऑफन गिवन एज मेमोरी एड्रेसेस टू द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन। एक इंस्ट्रक्शन जो है वो दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होती है, ये ज़हन में रखिएगा, एक ऑपरेंड और दूसरा ऑपरेटर। इन दोनों के मजमूए से बनता है एक्सप्रेशन, यानी कि इंस्ट्रक्शन बनती है। इंस्ट्रक्शन के अंदर ये दो चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ऑपरेंड्स जो हैं उनको मेमोरी एड्रेस अलॉट हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंचाया जाता है और वहां पे जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है वो परफॉर्म किया जाता है। फैच एग्जीक्यूट डिकोड साइकिल देख लें। फैच में क्या है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी से लेके आई जाती है इंस्ट्रक्शन, उनको डिकोड किया जाता है और ये मालूम किया जाता है कि इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होना है, प्लस होना है, डिवीजन होना है, मल्टीप्लिकेशन होना है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड व्हाटसोएवर, कौन सा ऑपरेशन होना है। फैच डेटा फ्रॉम मेमोरी इफ नेसेसरी, एग्जीक्यूट, फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द डेटा, स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी इफ नीडेड, ठीक है। मशीन साइकिल ये देखिए सारा का सारा यहाँ पे बताया, और डिकोड इंस्ट्रक्शन ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर कंट्रोल्ड बाय इट्स सॉफ्टवेयर, व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन इट इज ऑलवेज इन प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। मशीन लैंग्वेज जो है सीपीयू ओनली जो है अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज, दे आर बिट स्ट्रिंग कहलाते हैं, उनको कहते हैं। और ये सामने आपको नजर आ रही हैं, contents of memory word 0 and put it in register AX, तो add 4 to AX, इसी तरह store the contents of AX memory word 0, ठीक है। इसी तरह assembly language देख लें। assembly a more convenient language to use in assembly language, we use symbolic names to represent operation register and memory location। if location 0 is symbolized by A, the preceding program expressed by IBM PC। तो ये इंशाल्लाह असेंबली को मजीद हम डिटेल के साथ देखेंगे, इसका प्रोग्राम इस तरह का होता है, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो बेसिक है ये हम इसकी अंडरस्टैंड कर लें। तो एट द लास्ट असाइनमेंट ये है, पहला चैप्टर के अंदर यही चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो आपने इसकी जो एक्सरसाइज है उसको आपने हल करना है, हल करके आप वो असाइनमेंट आप मुझे जो है जमा करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो पेपर आपका जो होगा, एग्जाम जो होगा वो इसी में से बनेगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको पीपीटीज आपने देखी है ना, इन्हीं में से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सेट होंगे। तो ये चैप्टर 1 था हमारा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द IBM PC, जो था यू एंड चार्ल्स मैरेट की बुक से हमने पहला चैप्टर कर लिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी लेक्चर के बाद अपनी सारे अच्छे अटेंडेंस इंश्योर करें, नीचे कमेंट में ही अपना रोल नंबर अपने नेम के साथ जो है करें, और ताकि मुझे और लेक्चर आपने पूरा जो है वो देखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।